हरिओम मित्रों, आप सभी का गणेश टीचिंग एकेडमी में स्वागत है। मैं गणेश यादव आप सभी के लिए यूजीसी नेट जीआरएफ इकाई 2 के अंतर्गत आने वाले टॉपिक छायावाद लेकर आए हैं। आज हम छायावाद का अर्थ, स्वरूप एवं प्रमुख विशेषताएं तथा छायावाद के प्रमुख कवियों के बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम छायावाद की परिभाषा को देखते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में द्विवेदी युग के बाद हिंदी के जिस काव्य धारा ने हिंदी साहित्य को आगे बढ़ाया उसे छायावाद कहते हैं। विषय वस्तु की दृष्टि से स्वच्छंद प्रेम भावना, प्रकृति में मानवीय क्रियाकलापों व भाव व्यापारों के आरोपण तथा कला की दृष्टि से लाक्षणिकता प्रधान नवीन अभिव्यंजना पद्धति आदि छायावादी काव्य की मूल विशेषताएं हैं। अनेक विद्वानों ने छायावाद को परिभाषित किया है। प्रमुख विद्वान एवं उनके द्वारा की गई छायावाद की परिभाषाएं निम्नलिखित हैं। पहला, डॉक्टर नागेंद्र ने छायावाद को परिभाषित करते हुए कहा कि स्थूल के प्रति सूक्ष्म के विद्रोह को छायावाद कहा जाता है। दूसरा, प्रकृति पर चेतना के आरोप को भी छायावाद कहा गया है। तीसरा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी छायावाद को परिभाषित करते हुए कहा कि प्रस्तुत के स्थान पर उसकी व्यंजना करने वाले छाया के रूप में अप्रस्तुत कथन को छायावाद कहा जा सकता है। चौथा, जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक हैं। उन्होंने छायावाद को परिभाषित करते हुए लिखा है, छायावादी कविता वाणी का वह लवणीय है जो स्वयं में मोती के पानी जैसे छाया, तरलता और युवती के लज्जाभूषण जैसे श्री से संयुक्त होता है। या तरल छाया और लज्जा श्री ही छायावादी कवि की वाणी का सौंदर्य है। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला महादेवी वर्मा छायावाद के आधार स्तंभ कहे जाते हैं। छायावाद की प्रमुख विशेषताएं। छायावादी कवि की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला, श्रृंगार रस का प्रयोग। छायावादी युग की कविताओं में श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है। इस युग का काव्य मुख्य रूप से श्रृंगारी है या श्रृंगार अति इंद्रिय सूक्ष्म श्रृंगार है। छायावाद का यह श्रृंगार कौतूहल और विस्मय का विषय है या कोई उपभोग की वस्तु नहीं। इसकी अभिव्यंजना में कल्पना एवं सूक्ष्मता है। व्यक्तिवाद की प्रधानता। छायावादी कवियों में अपनी कविताओं के व्यक्तिगत भावनाओं को अभिव्यक्त किया है। उन्होंने कविताओं के माध्यम से अपने सुख दुख और हर्ष शोक वाणी प्रदान करते हुए प्रस्तुत किया है। तीसरा, प्रकृति का अनूठा चित्रण। छायावादी कवियों में प्रकृति के विभिन्न रूपों का अपनी रचनाओं में चित्रण किया है। प्रकृति पर मानव व्यक्तित्व का आरोप छायावादी कवि की अनूठी विशेषता है। छायावादी काव्य में प्रकृति को नारी के रूप में देखकर उसके सूक्ष्म सौंदर्य का वर्णन किया गया। चौथा, सूक्ष्म आंतरिक सौंदर्य का चित्रण। छायावादी काव्य में सूक्ष्म आंतरिक सौंदर्य का चित्रण किया गया है। बाह्य सौंदर्य की तुलना में आंतरिक सौंदर्य को अधिक महत्व प्रदान किया गया है। सौंदर्य के उपासक कवियों ने नारी के सौंदर्य की अलग अलग रंगों का आवरण प्रस्तुत किया है। पांचवा, काव्य में वेदना और करुणा की अधिकता। छायावादी काव्य में वेदना और करुणा की अधिकता पाई जाती है। छायावादी युग के समाज के करुणामयी होने के प्रमुख कारण हृदयगत भावों की अभिव्यक्ति की अपूर्णता, अभिलाषाओं की विफलता, प्रेयसी की निष्ठुरता, सौंदर्य की नश्वरता, मानवीय दुर्बलताओं की प्रति संवेदनशीलता, प्रकृति की रहस्यमयता आदि हैं। छठा, अज्ञात सत्ता के प्रति प्रेम भाव। अज्ञात सत्ता के प्रति छायावाद के कवियों में हृदयगत प्रेम की अभिव्यक्ति पाई जाती है। इसी अज्ञात सत्ता को
कवि प्रेयसी और चेतना प्रकृति के रूप में देखता है या ज्ञात सत्ता ब्रह्म ब्रह्म से अलग है। सातवां, नारी के प्रति नवीन भावना। छायावादी कवि में श्रृंगार और सौंदर्य से तात्पर्य नारी से है। नारी केवल प्रेम की मूर्ति का साधन मात्र नहीं है, यह भाव जगत की सुकुमार देवी है। रीतिकालीन नारी के विपरीत छायावादी नारी अधिक सजग थी, उसे सम्मानजनक स्थान प्रदान किया गया था। आठवां, जीवन दर्शन। छायावाद में जीवन के प्रति भावात्मक दृष्टिकोण को अपनाया गया है। कवि का मूल दर्शन सर्वात्मवाद है। संपूर्ण जगत मानव चेतना से संपादित दिखाई देता है। नौवां, अभिव्यंजना और शैली का प्रयोग। छायावादी कवियों ने अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने हेतु प्रतीकात्मक और लाक्षणिक शैलियों का प्रयोग किया। कवियों ने भाषा में अमिधा के स्थान पर लक्षणा तथा व्यंजना का उपयोग किया है। जयशंकर प्रसाद का साहित्यिक परिचय। जन्म 1889 ईस्वी, जन्म स्थान काशी, सुगनी साहू परिवार में उत्तर प्रदेश में हुआ। निधन 1936 ईस्वी। माता मुन्नी देवी, पिता बाबू देवी प्रसाद, उपनाम झारखंडी, खंडेराव कलाधर। झारखंडी प्रसाद को बचपन में पुकारा जाता था। खंडेराव प्रसाद को बचपन में पुकारा जाता था। कलाधर इस नाम से ब्रज भाषा में कवि रचना करते थे। इनके परिवार की गणना वाराणसी के समृद्ध परिवारों में होती थी। प्रसाद का परिवार शिव उपासक था। इनकी 12 वर्ष की आयु में इनके पिता और 15 वर्ष की आयु में बड़े भाई शंभुरत्न का देहांत हो गया था। प्रसाद तरुणाई में ही माता पिता, बड़े भाई, 2 पत्नियों और इकलौते पुत्र की वियोग व्यथा झेल चुके थे। प्रमुख कवि संग्रह। द्विवेदी योगिनी ब्रज भाषा में रचित कवि संग्रह। उर्वशी 1909, वर्ण मिलन 1909, प्रेम राज्य 1909, अयोध्या का उद्धार 1910 ईस्वी, शोक उच्छ्वास 1910, प्रभु वाहन 1911 ईस्वी। द्विवेदी योगिनी खड़ी बोली में रचित कविताएं। कानन कुसुम 1913 ईस्वी, खड़ी बोली कविताओं का प्रथम संग्रह। करुणालय 1913 ईस्वी, प्रेम पथिक 1913 ईस्वी, महाराणा का महत्व 1914 ईस्वी। छायावादी कवि रचनाएं। प्रसाद जी की छायावादी कवि रचनाओं में झरना 1918, आंसू 1925, लहर 1933 जिसमें 43 कविताओं का संग्रह है। कामयानी 1935 ईस्वी। प्रसाद जी की कहानी संग्रह। कुल 69 कहानियाँ लिखी जो 5 संग्रहों में संकलित है। छाया 1912, प्रतिध्वनि 1926, आकाशदीप 1929, आंधी 1931, इंद्रजाल 1936 ईस्वी। प्रसाद जी की प्रमुख कहानियाँ। पुरस्कार, देवरथ, ममता, सालवती, बेडी, गुंडा। अति अर्थात परक कहानियाँ। नीरा, मधुआ, गुंडा, छोटा जादूगर। उपन्यास में कंकाल 1929, तितली 1934, इरावती या अपूर्ण उपन्यास है। जयशंकर प्रसाद जी के नाटक के बारे में देखते हैं। नाटक। दुरात्मा दुर्योधन के प्रति युधिष्ठिर की सजनता का चित्रण। धर्म को राज सदा जग होवे, यही नाटक की मूल चेतना है। दूसरा नाटक कल्याणी परिणय 1912। मौर्य वंश के प्रथम प्रतापशाली शासक चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास इस एकांकी में वर्णित है। इस एकांकी में चंद्रगुप्त नाटक के चतुर्थ अंक में थोड़े परिवर्तन एवं परिवर्धन के साथ शामिल किया गया है। करुणालय नाटक 1913 ईस्वी। वैदिक कालीन यज्ञ और हिंसा के विरोध में करुणा की प्रतिष्ठा। नाटक का अंत इस प्रकार हुआ है। करुणा
करुणालय जगदीश दयानिधे और जय जय विश्व के आधार। चौथा नाटक प्रायश्चित 1914 ईस्वी। देशद्रोह के लिए जयचंद से प्रायश्चित कराना। पांचवा राजश्री 1920 ईस्वी। इस रूपक में राजश्री के चरित्र को उद्घाटित किया गया है। छठा नाटक विशाख 1921 ईस्वी। प्रेम की विजय, प्रसाद की पराजय तथा आसक्त व्यक्ति का हृदय परिवर्तन इस नाटक में किया गया है। सातवां नाटक अजातशत्रु 1922। अतीत के गौरव गान के साथ साथ योगिन पुनः जागरण एवं उद्बोधन से ओतप्रोत यह नाटक असत प्रवृत्तियों पर सत्य प्रवृत्तियों की विजय एवं लोक मंगल के महान उद्देश्य से युक्ति का वर्णन किया गया है। कामना 1924 ईस्वी। इस प्रतीकात्मक नाटक में प्रसाद ने संतोष, विवेक, विलास, कामना इत्यादि मनोविकारों का मानवीकरण किया। यह नाटक कामना संतोष के संबंधों के टूटने जोड़ने का नाटक है, साथ ही विलास की विजय और पराजय का नाटक है। नाग जन्मेजय का नाग यज्ञ नाटक 1926 ईस्वी। आर्य और नाग जातियों के बीच संघर्ष समाप्त कर उनमें समन्वय स्थापित करना। स्कंदगुप्त विक्रमादित्य। स्कंदगुप्त नाटक 1928 ईस्वी। स्कंदगुप्त को विक्रमादित्य भी कहा जाता है। गुप्त वंश के पराक्रमी वीर स्कंदगुप्त के चरित्र के आधार पर राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक भावों की अभिव्यक्ति। एक घोट नाटक 1929-30 ईस्वी। प्रसाद जी का यह विचार प्रधान सामाजिक एकांकी नाटक है, जिसमें विवाह और स्वच्छंद प्रेम पर विचार करते हुए स्वच्छंद प्रेम के स्थान पर वैवाहिक प्रेम की प्रतिष्ठा स्थापित की गई है। चंद्रगुप्त नाटक 1931 ईस्वी। दो यूनानी आक्रमणों से भारत की सुरक्षा करते हुए निष्कंटक मौर्य साम्राज्य की स्थापना कराने तथा राष्ट्रीय जागरण की भावनाओं को बलवती परतंत्र भारत को अंग्रेजों की दासता से मुक्त कराना शामिल है। ध्रुवस्वामिनी नाटक 1933 ईस्वी। स्त्री समस्या पर आधारित इस नाटक में बेमेल विवाह की समस्या, स्त्री को भोग की वस्तु मानने के विरुद्ध स्त्री अस्मिता, स्त्री अधिकार, स्त्री स्वतंत्रता पर प्रकाश डाला गया है। अग्निमित्र नाटक 1944 ईस्वी। प्रसाद के इस अंतिम एवं अपूर्ण नाटक 1935 में लिखित यह नाटक प्रसाद की मृत्यु के उपरांत 30 अक्टूबर 1944 को दैनिक पत्र आज में प्रकाशित हुआ था। राष्ट्रीय चेतना की अभिव्यक्ति हुई है। जयशंकर प्रसाद जी का निबंध देखते हैं। 1939 ईस्वी में काव्य और कला तथा अन्य निबंध साहित्य निबंध है। महत्वपूर्ण तथ्य है, काव्यानी महाकाव्य पर मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ। अयोध्या का उद्धार कविता में लव द्वारा अयोध्या का पुनः बसाने की कथा। प्रेम पथिक पहले 1909 ईस्वी में ब्रज भाषा में लिखा गया, फिर उसे 1914 ईस्वी में खड़ी बोली में रूपांतरित किया गया। शेर सी का आत्म समर्पण एक लंबी कविता है जो मुक्त छंद में है। आशु में 14 मात्राओं का आनंद या सखी छंद है। काव्यानी का मुख्य छंद टोटक है। पेशोला की प्रतिध्वनि, प्रलय की छाया शीर्षक कविताएं लहर में संकलित है। जयशंकर प्रसाद नामक पुस्तक के रचयिता नंदुलारे वाजपेयी हैं। काव्यानी शतपथ ब्राह्मण के 8वें अध्याय से ली गई है। प्रसाद को दार्शनिक कवि कहा जाता है। काव्यानी एक भाव प्रधान महाकाव्य है। प्रसाद की प्रेरणा से ही 1909 ईस्वी में उनके भांजे अंबिका प्रसाद गुप्त के संपादकत्व में इंदु नामक मासिक पत्रिका का प्रारंभ हुआ। काव्यानी में प्रत्यय दर्शन की पुष्टि हुई है। पंत प्रसाद और मैथिली शरण गुप्त की रचना रामधारी सिंह दिनकर ने की थी। आशु की प्रथम पंक्तियां अवकाश
भला है किनको सुनने को करुण कथाएं। आंसू प्रथम संस्करण में व्यक्तिगत वेदना को महत्व है। आंसू का नामकरण और छंद मैथिली गुप्त ने दिया। आंसू द्वितीय संस्करण में प्रसाद ने व्यक्तिगत वेदना से ऊपर उठकर करुणा या विश्व कल्याण की भावना की अभिव्यक्ति की है। काव्यानी में प्रतीक योजना। मनु मन का, श्रद्धा हृदय का, ईडा बुद्धि का, मानव का। छायावादी कवियों के दार्शनिक आधार। कवि दार्शनिक मत जयशंकर प्रसाद शैव दर्शन, सुमित्रा नंदन पंत अरविंद दर्शन, महादेवी वर्मा सर्व आत्मवाद दर्शन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला आदित्यवाद दर्शन। जयशंकर प्रसाद जब वेदना के आधार पर स्व अनुभूति अभिव्यक्ति होने लगी तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। काव्यानी का प्रमुख उद्देश्य आनंदवाद की स्थापना रहा। जयशंकर प्रसाद ने छायावाद की निरुक्तिमूलक व्याख्या की है। चित्राधार प्रसाद की ब्रजभाषा की रचनाओं का संग्रह जो 2 भागों में प्रकाशित हुआ। प्रथम 1918 और द्वितीय 1928 ईस्वी। काव्यानी के 15 सर्ग। पहला चिंता, दूसरा आशा, तीसरा श्रद्धा, चौथा काम, पांचवा वासना, छठा लज्जा, सातवां कर्म, आठवां ईर्ष्या, नौवां ईडा, 10वां स्वप्न, 11वां संघर्ष, 12वां निर्वेद, 13वां दर्शन, 14वां रहस्य, 15वां आनंद। यहाँ पर ट्रिक दिया गया। काव्यानी को चिंता नहीं आशा, श्रद्धा नहीं काम में, वासना से लज्जा आई, कर्म से ईर्ष्या हुई, ईडा ने स्वप्न देखा, संघर्ष है निर्वेद का, दर्शन हुए रहस्य के, रहस्य से आनंद आया। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित झरना 1918 ईस्वी को छायावाद की प्रथम रचना माना जाता है। झरना को छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला कहा जाता है। प्रसाद कृत प्रथम कविता सावन पंचक सन 1906 ईस्वी में भारतेंदु पत्रिका में कलाधर उपनाम से प्रकाशित हुई। प्रसाद कृत उर्वशी एक चंपू काव्य। आंसू 133 छंदों का विरह प्रधान स्मृति काव्य। आंसू के हिंदी का मेघदूत कहा जाता। प्रसाद को प्रेम और सौंदर्य का कवि कहा जाता। आचार्य शांति प्रिय द्विवेदी ने काव्यानी को छायावाद का उपनिषद कहा है। प्रेम पथिक की कथा वस्तु श्रीधर पाठक द्वारा अनुदित एकांतवासी योगी से मिलती है। डॉक्टर नागेंद्र ने काव्यानी को मानव चेतना के विकास का महाकाव्य कहा है। मुक्तिबोध ने काव्यानी को फेटेंसी कहा है। छायावादी कवि की विहत्रयी में जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत और निराला शामिल है। छायावादी कवि की लघुत्रयी में महादेवी वर्मा, रामकुमार वर्मा, भगवती चरण वर्मा शामिल है। छायावाद के ब्रह्मा जयशंकर प्रसाद, छायावाद के विष्णु सुमित्रा नंदन पंत, छायावाद के महेश सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। काव्यानी पर रचित रचनाएं। काव्यानी एक पुनः विचार 1961 ईस्वी मुक्तिबोध की रचना। दूसरा काव्यानी के दार्शनिक पृष्ठभूमि निबंध नागेंद्र जी का है। तीसरा काव्यानी के अध्ययन की समस्याएं समीक्षा ग्रंथ नागेंद्र जी का है। प्रसाद की प्रमुख ऐतिहासिक कविताएं शेरशाह का आत्मसमर्पण, पेशोला की प्रतिध्वनि, प्रलय की छाया, अशोक की चिंता, उनके झरना कवि संग्रह में संकलित है। बच्चन सिंह ने करनालय को एक प्रकार का गीति नाट्य कहा और आंसू को विरह काव्य। डॉक्टर इंद्रनाथ मादन लिखते हैं, प्रसाद गंभीर और शांत प्रकृति के थे। कभी किसी कवि सम्मेलन या सभा सोसाइटी में नहीं जाते थे। शायद ही उन्होंने कभी किसी कवि सम्मेलन में कविता पढ़ी हो। वे कटु से कटु आलोचना का भी कभी उत्तर नहीं देते थे।
वे शिव उपासक थे और मांस मदिरा से दूर रहते थे। उनका देहांत राज अक्षमा से हुआ था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काव्यायनी की श्रद्धा को विश्वास संवित रागात्मक वृत्ति और ईड़ा को वैश्यात्मिक बुद्धि कहा था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन आदि मधुचर्य का अतिरेक और रहस्य की प्रवृत्ति बाधक न होती तो इस कवि के भीतर मानवता की योजना शायद अधिक पूर्ण और सुव्यवस्थित रूप में चित्रित होती। प्रमुख पंक्तियाँ काव्यायनी की प्रथम पंक्तियाँ। पहला, तुम भूल गए। यह सभी पंक्तियाँ काव्यायनी महाकाव्य का। तुम भूल गए पुरुषत्व मोह में कुछ सत्ता है नारी की। दूसरा, औरों को हंसते देख मनो हंसो और सुखी पाओ। अपने सुख को विस्तृत कर लो, सबको सुखी बनाओ। तीसरा, नील परिधान बिच सुकुमार खुल रहा मृदुल अध खुला अंग। खिला हो जो बिजली का फूल मेघ बन बिच गुलाबी रंग। चौथा पंक्ति, बीती विवाहरी जागरी अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी। चौथा पंक्ति, बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से, मणियों वाले फनियों का मुख क्यों भरा हुआ है हीरों से। छठा पंक्ति, जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। सातवां पंक्ति, दोनों पथिक चले हैं कब से ऊंचे ऊंचे चढ़ते बढ़ते, श्रद्धा आगे मनु पीछे थे, साहस उत्साह के बढ़ते बढ़ते। आठवां पंक्ति, हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छांव, एक पुरुष भींगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रभाव। नौवां पंक्ति, ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों हो पूरी मन की, एक दूसरे से ना मिल सके यह विडंबना है जीवन की। 10वां पंक्ति, उधर गरजती सिंधु लहरियां कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फेन उगलती फन फैलाए व्यालों सी। 11वां पंक्ति, प्राकृतिक यौवन का श्रृंगार न करेंगे कभी वासी फूल। 12वां पंक्ति, और चिंता की पहली रेखा अरे विश्व वन की व्याली। 13वां पंक्ति, नारी तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास रजत नग पद तल में, पीयूष स्रोत से बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। 14वां पंक्ति, रो रो कर सिसक कर कहता मैं करुणा कहानी, तुम सुमन नोचते सुनते करते जानी अनजानी। 15वां पंक्ति, इस करुण कलित हृदय में अविकल रागनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वंदना असीम गरजती। प्रसाद का जीवन दर्शन। जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक कवि हैं। काव्यायनी जयशंकर प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ रचना है। उनकी रचना 1936 ईस्वी में हुई। यह एक प्रबंध काव्य है। यह आधुनिक हिंदी दर्शन का उपनिषद है। इसकी तुलना भक्तिकालीन रचना रामचरितमानस से की जा सकती है। छायावादी कविता में इसे शिखर का कवि का दर्जा प्राप्त है। प्रसाद जी ने दार्शनिक विचार पर शैव दर्शन के अंतर्गत आने वाले प्रत्यवैज्ञ दर्शन का प्रभाव पड़ा है। प्रसाद जी ने प्रत्यवैज्ञ दर्शन की स्थापना की। यह दर्शन प्राचीन और मध्ययुगीन दुखवादी दर्शन का विरोध करता है। मित्रों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। साथ ही अपने मित्रों को शेयर करना मत भूलिएगा। हरि ओम।